नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज का जो चैप्टर है वो है आर्थिक जीवन में परिवर्तन। आर्थिक जीवन में परिवर्तन जो चैप्टर है इसमें 1858 से जो है 1947 तक की बात करेंगे। ठीक है, 1858 से 1947 तक हम पढ़ेंगे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में जो है वो इम्पोर्टेंट क्या है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया की 1858 ईस्वी की घोषणा में कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत के आर्थिक विकास और भारतीय जनता के कल्याण पर ध्यान देगी। देखिए, 1858 में महारानी ने एक अनाउंसमेंट किया था, एक घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत के आर्थिक विकास और भारतीय जनता के कल्याण पर ध्यान देगी। ठीक है, जैसे आजकल के नेता बातें करते हैं, ऐसे ही महारानी विक्टोरिया ने भी 1858 में कहा था कि ध्यान देगी। परंतु ब्रिटिश शासकों ने जो कदम उठाए उनसे केवल ब्रिटेन के औद्योगिक और व्यापारिक हितों को लाभ पहुंचा, लेकिन जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे उनसे केवल ब्रिटेन के औद्योगिक और व्यापारिक हितों को लाभ पहुंच रहा था। मतलब ब्रिटेन के जो उद्योग थे वो दिन पर दिन फल फूल रहे थे, वो दिन पर दिन जो है बढ़ रहे थे, उनके व्यापारिक हित जो थे वो उनको लाभ हो रहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन बरकरार रहा तथा जनता की गरीबी बढ़ती गई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और उसके पश्चात भारतीय जनता के आर्थिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि भारत के विभिन्न क्षेत्र धीरे धीरे एक दूसरे पर आश्रित हो गए। देखिए क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन बरकरार रहा। ठीक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसका जो पिछड़ापन था, मतलब एक तो अंग्रेजों के आने के बाद जो हमारे देश की दुर्दशा हुई वो बरकरार रही, वैसे की वैसे ही। जनता की गरीबी बढ़ती गई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और उसके पश्चात भारतीय जनता के आर्थिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। आर्थिक जीवन में अनेक परिवर्तन क्या हुए? गरीबी बढ़ती चली गई। ठीक है, इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि भारत के विभिन्न क्षेत्र धीरे धीरे एक दूसरे पर आश्रित हो गए। भारत के जो विभिन्न क्षेत्र थे जो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो एक दूसरे पर आश्रित हो गए। परंतु इसका एक सकारात्मक परिणाम भी हुआ। भारत के समरूप आर्थिक जीवन का उदय होने लगा, जिसने देश का एकीकरण करने में योगदान दिया। ठीक है, इसका सकारात्मक परिणाम क्या हुआ? भारत में समरूप आर्थिक जीवन का उदय होने लगा। समरूप आर्थिक जीवन का उदय होने लगा, लोग जागरूक होने लगे, लोगों को लगने लगा कि अब एक साथ रहने की जरूरत है, वरना ये अंग्रेज खा जाएंगे हमें। जिससे देश में क्या हुआ, एकीकरण करने में योगदान मिला। किसानों पर भारी बोझ। कंपनी के शासनकाल में जमींदार और रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई। कौन सी व्यवस्थाएं लागू की गई? जमींदारी और रैयतवाड़ी। कौन सी व्यवस्थाएं लागू की गई? जमींदारी और रैयतवाड़ी व्यवस्थाएं लागू की गई। जिन क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी वहां जमींदार सरकार किसानों के बीच मध्यस्थ बनकर राजस्व वसूल कर सरकार को दे देते थे। जहां पे ये जमींदारी और रैयतवाड़ी लागू की गई थी, यहाँ पर जो जमींदार होते थे और जो जमींदार जो होते थे वो सरकार और किसान के बीच के क्या बन गए थे? मध्यस्थ, बिचौलिए बन गए थे। ठीक है, बिचौलिया मतलब बीच में पैसा खाते थे और राजस्व वसूल करके सरकार को दे देते थे। रैयतवाड़ी में क्या होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार का किसानों से सीधा संबंध था। जमींदारी में क्या होता था? जमींदार जो होते थे वो बीच में किसान और सरकार और किसान के बीच में रहते थे। मतलब जमींदारों का काम ये था, किसानों से राजस्व वसूल करते थे और सरकार को देते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था? सरकार किसानों से सीधा संबंध था, राजस्व की नियमित वसूली हो सके इसलिए ये व्यवस्थाएं लागू की गई थी। परंतु जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि जमींदारी व्यवस्था ने किसानों पर भारी बोझ डाल दिया है। धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि जो जमींदारी व्यवस्था ये बहुत बेकार है, इसने किसानों पर भारी बोझ डाल दिया है। जमींदारों द्वारा किसानों से की जाने वाली अवैध मांगों पर रोक लगाने के लिए कई कानून पास किए गए। ये कानून जमींदारों द्वारा किसानों की
पर रोक लगाते थे, परंतु ये कानून अधिकांशतः निष्फल रहे। ठीक है, जमींदारों द्वारा क्या होता था, किसानों से की जाने वाली अवैध मांगों, ठीक है, ब्राइब हम कह सकते हैं कि उसी समय से जो है, या आज की समय में जो बोलते हैं ना रिश्वत लेना, उसी टाइम से शुरू हो गई थी। बहुत सारे कानून बनाए गए थे, ठीक है, इनको रोकने के लिए, लेकिन असफल रहे। देखिए आज भी जो है करप्शन कितना ज़्यादा है देश में, इतना करप्शन है, बिना पैसे दिए कोई आपका सरकारी काम नहीं हो सकता। बहुत सारे कानून भी बनाए गए, लेकिन क्या रोक लिया, नहीं रोक पाए। तो उस समय भी जो है नहीं रोक पाते थे। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में सरकार के राजस्व अधिकारी ही असली मालिक थे। इन क्षेत्रों में सरकारी अधिकारी किसानों की वास्तविक आर्थिक दशा पर ध्यान दिए बिना ही राजस्व का पुनर्निर्धारण करते रहे। इस उत्पीड़क वसूली का परिणाम यह हुआ कि किसानों को विवश होकर महाजनों की शरण में जाना पड़ा। देखिए रैयतवाड़ी क्षेत्र में क्या हुआ, सरकार के राजस्व अधिकारी ही असली मालिक थे। इन क्षेत्रों में सरकारी अधिकारी किसानों की वास्तविक आर्थिक दशा पर ध्यान दिए बिना ही राजस्व का पुनर्निर्धारण करते थे। देखिए रैयतवाड़ी में यह समस्या हो गई कि जो राजस्व अधिकारी होते थे वही जो है, सरकार के राजस्व अधिकारी जो होते थे वही असली मालिक होते थे। और ये जो सरकारी जो अधिकारी थे ये किसानों की वास्तविक दशा नहीं देखते थे कि उन्होंने कुछ पैदा किया भी है या नहीं किया है, उनके पास पैसे देने के लिए हैं या नहीं है, उनके खेतों में फसलें हुई हैं या नहीं हुई हैं। ये केवल क्या करते थे, कहीं से भी उनको राजस्व दो। और इनके उत्पीड़न से परेशान होकर किसानों ने क्या किया, महाजनों की शरण में जाना पड़ा। महाजन मतलब जो पैसा ब्याज पे देते थे। इस शोषण के विरुद्ध बंगाल और दक्कन में 19वीं सदी के 8वें दशक में किसान विद्रोह हुए। तो याद रखना है, बंगाल और दक्कन में जो है किसान विद्रोह हुए थे 19वीं सदी में। ठीक है, किसान ने दंगे किए, दुकानों और घरों में आग लगा दी गई, गोदाम लूट लिए गए, फिर भी राजस्व की वृद्धि को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए। ठीक है, किसानों ने इसमें खूब कहते हैं कि गोदाम लूट लिए, फिर राजस्व की वृद्धि को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए। उसके बावजूद भी जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों ही क्षेत्रों में बड़े किसानों ने अपनी भूमि को छोटे किसानों को लगान या बटाई पर देनी प्रारंभ कर दी। इससे किसानों का जीवन और भी कष्टकर हो गया। देखिए इसमें क्या, जमींदारी और रैयतवाड़ी में क्या होता था, दोनों ही क्षेत्रों में जो है बड़े किसानों ने अपनी भूमि को छोटे किसानों को लगान या बटाई पर देना प्रारंभ कर दी। इससे किसानों का जीवन और भी कष्टकर हो गया। मतलब जो जमींदार होते थे या जो रैयतवाड़ी वाली व्यवस्था थी उसमें वो लोग कुछ करते नहीं थे, काम कोई और करता था और मजे कोई और करता था। अंग्रेजों ने जिन जमींदारों को पैदा किया था वे स्वयं कृषि उत्पादन नहीं करते थे, किसानों के श्रम पर आश्रित थे। ये जमींदार राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी अक्सर दूसरे लोगों को सौंप देते थे। ठीक है, तो जो अंग्रेजों ने जिन जमींदारों को पैदा किया था वे जो है स्वयं कृषि उत्पादन नहीं करते, वे किसान नहीं थे। ये क्या करते थे, किसानों पर ये आश्रित होते थे। किसान अगर काम करेगा तभी फसल होगी, वरना नहीं होगी। ये जमींदार राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी जो है अक्सर जो है दूसरे लोगों को सौंप देते थे। मतलब ये भी एक चैन चलती थी। जमींदारों से यह अधिकार प्राप्त करने वाले कुछ लोग इसे दूसरे लोगों को बेच देते थे। परिणाम स्वरूप राज्य और किसान के बीच मध्यस्थ की संख्या बढ़ती गई। ये सभी बिचौलिए बिना कोई उपयोगी कार्य किए किसान के उत्पादन पर आश्रित हो गए। इन्होंने किसान के बोझ को और भी अधिक बढ़ा दिया। मतलब एक तो सरकार, उसके बीच में 3-4 बिचौलिए, और किसान सबको पैसा दे रहा है। तो किसान बीच में क्या होता था, किसान ही मारा जाता था और ये सब लोग जो है पैसा वसूल करते रहते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में बड़े किसानों ने अपनी भूमि छोटे किसानों को बटाई पर देनी शुरू कर दी। इससे वास्तविक किसानों के कष्ट बढ़ते गए। इन सभी बिचौलियों की खेती में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए कृषि का कार्य पिछड़ा रह गया। बिचौलियों को हटाने के लिए कुछ कानून बनाए गए, परंतु भारत के स्वतंत्र होने के बाद इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। छोटी जोतें क्या हैं?
कृषि के पिछड़ेपन का एक और महत्वपूर्ण कारण था छोटी छोटी जोतें। जब आदमी बढ़ने लगी तो जमीन पर भी भार बढ़ता गया। उद्योगों का विस्तार नहीं हुआ, इसलिए अतिरिक्त काम भी नहीं थे। उस समय के उत्तराधिकार कानून के कारण जोतें लगातार विभक्त होती गईं। जैसे जैसे लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हो गए, वैसे वैसे जोतों का बंटवारा होता गया अधिकाधिक बंटवारा होता गया। उदाहरण के लिए दक्कन में 1771 और 1915 के बीच जोतों का औसत क्षेत्रफल 40 एकड़ से घटकर 7 एकड़ हो गया। इसी कारण से अधिकतर किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त अनाज पैदा नहीं कर पाते थे। देखिए, छोटी छोटी जोतों का मतलब क्या हो गया। मान लो कि ये मान लो एक खेत है, ठीक है। पहले इस पर एक व्यक्ति खेती करता था, उसके पास इतना था। इसके बाद क्या हुआ, इसके दो बेटे हुए, तो अब इसके दो टुकड़े हो गए, ठीक है। अब इसके इन दोनों के हिस्से में ये आया, इन दोनों के जो है 5 बेटे हो गए। अब इस जमीन के अब इसके मान लो 2 बेटे हो गए और इसके 3 बेटे हो गए, तो एक के 3 टुकड़े किए गए और एक के 2 टुकड़े किए गए। तो मतलब जोती जो थी वो छोटी होती चली गई, ठीक है। लोग बढ़ते चले गए, तो धीरे धीरे खेती कर पाना मुश्किल हो गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से कृषि भूमि का विस्तार हुआ, परंतु इससे भी भूमि पर आबादी का दबाव कम नहीं हुआ। बढ़ती आबादी के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध नहीं थे। 1872 में 1872 में क्या हुआ कि 1872 में पहली बार जनगणना की गई। तो उस समय भारत की आबादी 20 करोड़ 60 लाख थी, ठीक है। तो याद रखिए, 1872 में भारत की आबादी कितनी थी, 20 करोड़ 60 लाख। 1872 में भारत की आबादी 20 करोड़ 60 लाख थी और 1901 में आबादी बढ़कर 28 करोड़ 30 लाख हो गई। मतलब 8 करोड़ लोग बढ़ गए 1901 में। मतलब लगभग 30 सालों में जो है 8 करोड़ लोग बढ़ गए। और 40 साल बाद जो है 40 साल बाद 1941 ईस्वी में आबादी जो है 38 करोड़ 90 लाख पर पहुंच गई, ठीक है। आबादी कितनी बढ़ गई, 10 करोड़ और बढ़ गई, 38 करोड़ 90 लाख पहुंच गए। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि के बराबर कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, खाद्यान्नों का उत्पादन घट गया। इसके बाद जो है नकदी फसलें देखें। खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आने का कारण यह था कि कपास, जूट और तिलहन जैसी नकदी या व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में ज़्यादा महत्व दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आने का कारण क्या था, कपास हो गया, जूट हो गया, तिलहन हो गया, नकदी हो गई। व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को जो है ज़्यादा महत्व दिया गया। सरकार ने व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को तो प्रोत्साहन दिया, लेकिन खाद्यान्नों की कमी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार भी जो है जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी उन पे ज़्यादा ध्यान देते थे और खाने पीने की चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। 1861 से 1865 ईस्वी तक अमेरिका में गृह युद्ध चला, इसलिए वहाँ से इंग्लैंड के कपड़ा मिलों को कपास पहुँचना बंद हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 1861 से 1865 ईस्वी तक अमेरिका में गृह युद्ध चला, इसलिए वहाँ से जो है इंग्लैंड के कपड़ा मिलों को कपास पहुँचना क्या हो गया, बंद हो गया। इंग्लैंड के कपड़ा मिलों की आवश्यकता के लिए अंग्रेजों ने भारत में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कदम उठाए। इससे भारतीय किसानों का एक समुदाय तो कुछ समय के लिए समृद्ध हो गया, परंतु खाद्यान्नों का उत्पादन घट गया। अब यहाँ पे क्या करा है, इंग्लैंड के कपड़ा मिलों की आवश्यकता के लिए अंग्रेजों ने भारत के कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कदम उठाए। मतलब अंग्रेजों को लगा अब अमेरिका से तो मिल नहीं सकता कपास, भारत को बनाया जाए बकरा, तो भारत में कपास उगाने लगे। इससे जो भारतीय किसानों का एक समुदाय जो तो है कुछ समय के लिए समृद्ध हो गया, परंतु खाद्यान्नों का उत्पादन क्या हुआ, घट गया। देश के कुछ भागों के किसानों को अंग्रेज बागान मालिकों ने नील की खेती करने के लिए तथा उन्हीं के द्वारा तय की गई कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया। देश के जो कुछ भागों के किसानों को जो है अंग्रेजों ने
अंग्रेज बागान मालिकों ने जो है, अंग्रेज बागान मालिक जो थे उनको नील की खेती करने के लिए बाध्य किया और ये भी कहा कि जितने में हम बताएंगे उतने में ही आप बेचेंगे। किसानों की आर्थिक दशा अगर देखेंगे तो देश के स्वतंत्र होने तक भारत की ग्रामीण जनता दो प्रकार की विपदाओं से लगातार त्रस्त रही। ये दो त्रासदियां जिसमें पहला कर्ज का बोझ तथा दूसरा अकाल था। स्पष्ट था कि भारत की कृषि का स्तर अत्यंत निम्न था। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक दशा क्या कह रहा है, देश के स्वतंत्र होने तक भारत की ग्रामीण जनता दो प्रकार की विपदाओं से लगातार त्रस्त रही। ठीक है, जब तक देश आज़ाद हुआ है तब तक दो चीज़ों से जनता सफ़र करती रही, जिसमें पहला था कर्ज का बोझ और दूसरा अकाल था। ग्रामीण कर्जदार देखें तो ग्रामीण कर्जदार क्या है, किसान कहीं के भी हों आसानी से कर्जदार बन जाते हैं। भारत के किसानों को केवल महाजनों से ही कर्ज मिलता था, परंतु जहां अन्य देशों के किसान कर्ज का उपयोग बीज, खाद, कृषि उपकरणों आदि खरीदने और भूमि को सुधारने के लिए करते थे, वहीं भारत के किसान कर्ज का उपयोग मुख्यतः गैर उत्पादक कार्यों में करते थे। भारतीय किसान कर्ज लेकर उसका उपयोग भू राजस्व देने या जमींदार को लगान देने या फसल अच्छी न होने पर परिवार का भरण पोषण करने या जन्म, मरण अथवा विवाह के अवसरों पर खर्च करता था। भारतीय किसान की औसत आय इतनी कम थी कि एक बार कर्ज लेने पर वह मुश्किल से ही कर्ज चुका पाता था। तो यहाँ पर सारी चीज़ें देख लो कि किसानों की अगर बात करें तो कर्जदार वो आसानी से बन जाते थे। भारत के किसानों को जो केवल महाजनों से कर्ज मिलता था, जहां अगर हम अन्य देशों के किसान देखें तो बीज के लिए, खाद के लिए, कृषि उपकरण खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं। वहीं भारत के किसानों की बात करें तो वो गैर उत्पादक कार्यों में कर्ज लेते हैं। जमींदारों को लगान देने के लिए, फसल अच्छी ना होने पर परिवार का भरण पोषण करने के लिए, जन्म, मरण और विवाह के अवसरों पर, इन सारी चीज़ों के लिए जो है कर्ज लेते हैं। इसके बाद जो है हम देखेंगे 1860 ईस्वी में जो है सभी प्रांतों के 2/3 किसान कर्ज में डूब गए थे। भारत में ब्रिटिश शासन के पूरे दौर में यही स्थिति बनी रही। ठीक है, तो 1860 ईस्वी में अगर देखेंगे तो भारत के 2/3 किसान जो हैं, 2/3 किसान जो हैं कर्ज में डूबे हुए थे। भारत में ब्रिटिश शासन के पूरे दौर में यही स्थिति बनी रही। कर्ज वापस न करने का परिणाम यह होता था कि किसान की जमीन महाजनों के अधिकारों में चली जाती थी। जो लोग कर्ज नहीं दे पाते थे उनकी जमीनें हड़प ली जाती थी। अंग्रेजों अंग्रेजों के शासन के पहले भूमि में हस्तांतरण पर अनेक प्रतिबंध थे। कर्ज की वसूली में महाजन को राज्य से अधिक मदद नहीं मिलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंग्रेजों के शासन के पहले क्या था, भूमि के हस्तांतरण पर अनेक प्रतिबंध थे, मतलब भूमि आप हथिया नहीं सकते थे। कर्ज की वसूली में महाजनों को राज्य से अधिक मदद भी नहीं मिलती थी। लेकिन नई न्यायिक व्यवस्था में जो है कर्ज की वसूली के लिए महाजनों को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए। इस सदी के आरंभ से ही भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए प्रांतों में कानून बनने लगे। ब्याज की अधिकतम दर और राशि निश्चित कर दी गई थी। इस सदी के आरंभिक सालों में किसानों को सस्ते दरों पर कर्ज मुहैया कराने के लिए सरकारी समितियां स्थापित की गई, परंतु उसका असर काफ़ी सीमित रहा। तो यहाँ पे ये चीज़ देखना है, ब्याज की अधिकतम दर और नगद राशि निश्चित कर दी गई थी। ब्याज की जो अधिकतम दर थी वो भी निश्चित कर दी गई। कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लेंगे, इसके अलावा जो है राशि निश्चित कर दी गई। किसानों को जो है सस्ते दरों पर कर्ज मुहैया कराने के लिए जो है सरकारी समितियां भी स्थापित की गईं। अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे भारत में अकाल। अकाल देखिए क्या है कि जब ऐसी स्थिति हो जाए कि खाने पीने को ना रह जाए या बहुत बड़ी कोई त्रासदी हो जाए, तो भारत में कई बार अकाल पड़े। भारतीय किसानों को पूर्णतः मानसून पर आश्रित होना इसका मुख्य कारण था। ठीक है, हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम जो है क्या कर सकें, सिंचाई के लिए किसी और चीज़ का उपयोग कर सकें।
बहुत ज़्यादा उस वक्त जो है आज की तरह मोटर नहीं होते थे, सौर ऊर्जा नहीं थी, या बिजली से चलने वाले मोटर नहीं थे, या हम कह सकते इंजन नहीं होते थे। तो पूरी तरीके से जो है हम लोग जो है काहे पे डिपेंड थे, मानसून पे डिपेंड थे। 1860 ईस्वी से 1908 ईस्वी के मध्य जो है अकाल के कुल 20 वर्ष रहे। ठीक है, मतलब 20 वर्षों तक अकाल रहा। सोच लो, अंदाजा लगा लो क्या हाल रहा होगा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सड़कों में सुधार और रेल मार्गों के निर्माण के कारण अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनाज पहुंचाने में आसानी हुई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सड़कों में सुधार हुआ और रेल मार्गों के निर्माण हुए, जिससे क्या हुआ, जिसके कारण अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनाज पहुंचाने में क्या हुई, आसानी हुई। फिर भी देश के किसी न किसी क्षेत्र में अकाल पड़ते रहे। वास्तव में समस्या यह थी कि छोटे किसान और मजदूर दिन में 2 बार भोजन मुश्किल से जुटा पाते थे। तो जो छोटे किसान थे और मजदूर थे, उन्हें दिन में 2 बार भी भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। देखिए, फिर भी देश के किसी न किसी क्षेत्र में अकाल पड़ते रहे। वास्तव में समस्या यह थी कि छोटे किसान और मजदूर दिन में 2 बार भोजन मुश्किल से जुटा पाते थे। वर्षा न होने पर कम अवधि के लिए फसल नहीं होती थी और उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ता था। अगर बारिश नहीं होती थी तो जो है फसल नहीं होती थी और वो भूखे उनको रहना पड़ता था। अकाल के कारण देखिए और क्या हो जाता था, अकाल के कई तरह के परिणाम होते थे। इन अकालों में लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पड़े अकाल में जो है 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। याद रखिए, 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी और बड़ी संख्या में जो है गाय भैंसें भी मर गई थी या पालतू जानवर भी मर गए थे। प्रत्येक अकाल के बाद क्या होता था, कुपोषण और महामारियों का फैलाव होता था। ठीक है, कुपोषण और महामारियों का फैलाव हो जाता था। लोग अकालग्रस्त क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गए। बार बार अकाल पड़ने के कारण सरकार ने अकाल आयोगों की स्थापना की। उनकी सिफारिशों को मानकर सरकार ने 1883 ईस्वी में 1 करोड़ 15 लाख, ये याद रखिए, 1 करोड़ 15 लाख रुपए राहत कार्य और बीमा के लिए प्रतिवर्ष देने का निर्णय किया। प्रशासकों के मार्गदर्शन के लिए अकाल संहिता का भी निर्माण किया गया। इसके अलावा क्या था, लगान माफी, सिंचाई व्यवस्था का विस्तार और प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देना आदि इस संहिता की कुछ प्रमुख बातें थीं, परंतु सरकार समस्या की जड़ तक नहीं पहुंची। सरकार ने 1880 ईस्वी में अकाल आयोग का यह सुझाव नहीं माना, जिसमें खेती में लगे हुए अतिरिक्त लोगों के लिए अन्य अवसर खोजे जाएं। 20वीं सदी में कम अकाल पड़े, वे ज़्यादा भयंकर भी नहीं थे, परंतु मुख्य कारण सिंचाई, परिवहन और राहत कार्य में सुधार था। उस समय तक लोग बार बार की इस आपदा के प्रति सचेत हो गए थे। फिर भी 1943 ईस्वी में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा, उसमें लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये याद रखना है कि 1943 में एक भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। और 1880 में जो है अकाल आयोग का सुझाव जो है नहीं माना गया, जिसमें खेती में लगे हुए अतिरिक्त लोगों को रोजगार के दूसरे अवसर दिए जाएं, इस पर बात की गई, लेकिन उन्हें नहीं सुनाई दिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश, ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये देख लो, थोड़ा सा जूम करें, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश कालीन समितियां। ठीक है, ये एक सेपरेट वीडियो में लेके आएंगे। और इसके बाद पढ़ेंगे सिंचाई की सुविधाओं का विकास, परिवहन का विकास,
रेलवे, भारत में रेलवे का विकास, ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे।